स्वास्थ्य पत्रिका के आज के अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होती है। मंकी पॉक्स के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, ठंड लगना और थकावट शामिल है। बुखार आने के 1 से 3 दिनों के भीतर रोगी को दाने हो जाते हैं जो अक्सर चेहरे पर शुरू होकर शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। मंकी पॉक्स की खोज पहली बार 1958 में हुई थी, जब शोध के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसी बीमारी के 2 प्रकोप हुए थे, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। मंकी पॉक्स का पहला मानव मामला 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दर्ज किया गया है। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मंकी पॉक्स से बचने के उपाय बताए हैं। जानवरों के संपर्क से बचना चाहिए। उन जानवरों के संपर्क से बचें जो वायरस को शरण दे सकते हैं। इसका मतलब है आपको उन जानवरों और लोगों के संपर्क में आने से बचना है जो बीमार हैं या जो उन क्षेत्रों में मृत पाए गए हैं जहां मंकी पॉक्स होता है। ये वायरस संक्रमित के और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों के जरिए भी फैलता है। इसीलिए आपको किसी बीमार जानवर के संपर्क में आने वाली किसी भी सामग्री के संपर्क में आने से बचना चाहिए। संक्रमित रोगियों को अन्य लोगों से अलग रखना चाहिए जिससे संक्रमण का खतरा ना हो। ध्यान रखें कि ये वायरस संक्रमित इंसान और जानवर से तुरंत फैलता है, इसलिए अगर आपके आसपास कोई इससे संक्रमित है तो उसको अन्य लोगों से अलग रखने की कोशिश करें। संक्रमित जानवरों या मनुष्यों के संपर्क में आने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं। उदाहरण के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना बेहतर है। मरीजों की देखभाल करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि ये वायरस 20 के करीब देशों में फैल चुका है, इसीलिए इसे गंभीरता से लें और कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आयुर्वेद में कैंसर का उपचार विषय पर श्री अतुल सिंघल से एक मुलाकात। अतुल सिंघल जी पिछले 8 वर्षों से दिल्ली में आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल चला रहे हैं। भेंट करता है श्रुति गोयल। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अतुल सिंघल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपसे कैंसर और आयुर्वेद के विषय में जानना चाहेंगे। पूरे विश्व में हार्ट अटैक के बाद सबसे ज्यादा मौतें आजकल कैंसर से हो रही हैं। अकेले हिंदुस्तान में 14 लाख मामले हर साल कैंसर के सामने आते हैं, जिनमें से 8 लाख लोग काल के गाल में समा जाते हैं। ये सब देखते हुए हमने ये देखा आयुर्वेद से कैंसर का इलाज हो सकता है। इसमें कारगर इलाज है, इसलिए पंचगव्य और आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर के इलाज की तरफ हमने काम करना शुरू किया। आयुर्वेद में कैंसर का जो इलाज है वो न केवल सस्ता है बल्कि अच्छा भी है और बिल्कुल पीड़ा रहित है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप भी टेस्ट करवाते हैं कैंसर की, या किस तरह पहचान होती है आयुर्वेद? देखिए, आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसी जांच के विषय नहीं होते हैं। हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो जिनको आप वैद्य राज भी बोल सकते हैं, वैद्य हैं, वो नाड़ी देखकर या लक्षण देखकर बता देते हैं कि क्या बीमारी है। आजकल तो खासतौर से जब कोई मरीज आयुर्वेद में जाता है तो आमतौर पर टेस्ट करा कर जाता है, जिसके अंदर उसमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी होती है, सीटी स्कैन भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, पेट स्कैन भी हो सकता है। और किसी के पास ये रिपोर्ट अगर नहीं है तो भी सिम्टम्स देख के पता चल जाता है कि भाई इस व्यक्ति को कर्क रोग है, अर्बुद रोग है, और उसका उस तरीके से उपचार शुरू किया जा सकता है। आपने अभी बताया कि कैंसर के लक्षण देखकर पता चल जाता है, तो क्या लक्षण होते हैं वो? देखिए, शरीर के अंदर कोई गांठ है जिसे गीठा भी बोल सकते हैं, कोई रसोली है, कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो पा रहा, या लगातार कहीं से खून निकल रहा है शरीर के किसी अंग से, रक्तस्राव जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, लगातार वजन कम हो रहा है किसी का, या खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कैंसर का कारण हो सकते हैं। जब कोई मरीज आता है तो इन लक्षणों के आधार पर आयुर्वेदाचार्य उसका इलाज करते हैं। क्या और भी कुछ लक्षण होते हैं जख्म, रक्तस्राव या गांठ के अलावा? जैसे लगातार बुखार होता है किसी को, और हमने बताया कि भूख नहीं लगना, लगातार खांसी हो सकती है बहुत समय तक, पेट फूलना, पेट के अंदर अफारा जिसको लगता है, और उसको भूख ना लगने का एक कारण होता है पेट के अंदर पानी हो गया, जिसको अंग्रेजी भाषा में एसाइटिस हम लोग बोलते हैं, पानी भरना एक लक्षण हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, और जब कोई तकलीफ होती है शरीर में तो खुद मरीज चलकर आता है
तो आयुर्वेद में कैंसर की उपचार पद्धति क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि पंचगव्य और आयुर्वेद से हम लोग इलाज करते हैं। सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि पंचगव्य क्या है। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप बताएं कि पंचगव्य क्या है। देशी गाय, उसके उत्पाद से पंचगव्य तैयार होता है, जिसमें गाय का दूध, दही, घी, गोमय और गो अर्क, ये 5 चीजों को एक अनुपात में मिलाया जाता है, ये पंचगव्य तैयार होता है। और पंचगव्य का जो महत्व है ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारी जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसके अंदर भी इनका उल्लेख है। मैं यहाँ पर उल्लेख ये भी करना चाहूंगा महाभारत काल का। श्री कृष्ण जी को जब स्तनपान कराया पूतना ने और उनके शरीर के अंदर विष फैल गया था पूतना का स्तनपान करने से, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण जी को माता यशोदा ने और गोपियों ने पंचगव्य से स्नान कराया और पंचगव्य का पान कराया और विष का प्रभाव जो है उनके शरीर में उससे खत्म हो गया। तो पंचगव्य के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, तो पंचगव्य से वो विष और वो जो उसके अंदर जहर आपके शरीर के अंदर है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदिक, जिसके अंदर योग प्राणायाम है, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जिसके अंदर आपका परहेज है, साथ में सत्संग है, हवन है, इन सब पद्धतियों का उपयोग समग्र चिकित्सा के अंदर किया जाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, परहेज। मैं जहाँ तक जानती हूँ लोग इसीलिए आयुर्वेद का इलाज कराने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इसमें परहेज बहुत होता है। क्या ऐसा कैंसर के रोगियों के लिए भी है? देखिए, परहेज तो सबसे जरूरी है, लेकिन वो परहेज ऐसा नहीं है जिससे कि व्यक्ति को कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हो या बहुत ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि सफेद नमक की जगह सेंधा नमक लिया जाए, चीनी की जगह हम कहते हैं कि मरीज गुड़ का, खांड का, शक्कर का सेवन करे, सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस दिए जाते हैं, गेहूं की जगह उन्हें जो है जौ का आटा खाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा जो मौसमी फल और सब्जी हैं तो वो खाने के लिए कि जो ज्यादा तला हुआ भुना हुआ भोजन है, मिर्च मसालेदार भोजन है, उसको ना करें। आपको मिर्च खाने का मन है तो आपको काली मिर्च खाने के लिए कहा जाता है, लाल मिर्च को से आपको परहेज करने के लिए होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा तुलसा का बहुत महत्व है। तुलसा जो हमारे हर घर के अंदर पाई जाती है, तुलसा का पानी पीने के लिए दिया जाता है, साथ में हल्दी का सेवन है। तो कोई परहेज ऐसा नहीं है जिससे कि ये लगे मरीज को या उसके परिजनों को कि बहुत ज्यादा उसको कष्ट का सामना करना पड़ रहा है या उसको वो फॉलो नहीं कर सकता। बाजार का दूध पीने की बजाय हम कहते हैं आपके गाय के दूध का, देसी गाय के दूध का सेवन करो, गाय के घी का सेवन करो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और इससे आप देखेंगे कि चमत्कारिक बदलाव आता है। और या ये कहें जो कैंसर होने का जो कारण है, जैसे आपने पहला सवाल भी पूछा था, असीमित खान पान है और आप फास्ट फूड आजकल खाते हैं, ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। तो हम जीवन शैली जो बदलने पर जोर देते हैं कि कोई भी मरीज है वो अपनी जीवन शैली को बदले और जो भारतीय जीवन शैली है उसको अपनाए। सुबह जल्दी उठना, योग प्राणायाम करना, उसके बाद हवन करना, गाय के दूध का सेवन करना, तुलसा के पानी का सेवन करना और मौसमी सब्जियों का, मौसमी फलों का सेवन करना। तो ये सब चीजों को अगर आप अपनाएंगे तो कैंसर होगा ही नहीं, अगर है तो उसके उपचार में मदद मिलेगी। योग प्राणायाम है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस, जिसको पूरा विश्व अपनाने लगा है, ये तो हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। आप योग अगर करेंगे तो ये सब चीजें आवश्यक भी हैं और करनी चाहिए। इस बात के लिए हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं। अतुल जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आयुर्वेद से इलाज के समय कैंसर के रोगियों के और भी कुछ खास बातें ध्यान रखनी जरूरी होती हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमने बताया कि आपकी दिनचर्या है वो आपको बदलनी है। इसके अलावा आपको हम लेप करने के लिए कहते हैं, लेप होता है शरीर के अंदर, जो लेप होता है उसके अंदर आयुर्वेदिक दवाइयों का और गोमय को मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता है। जिस अंग पर आपके कैंसर है उस पर अगर आप लेप करेंगे तो वो एक तरीके से रेडिएशन का काम करता है। श्यामा तुलसा का पानी उबालकर आप सादे पानी की बजाय अगर लगातार श्यामा तुलसी का पानी पिएंगे तो उसको आप एक कीमोथेरेपी से उसकी तुलना कर सकते हैं। जब हम हवन करते हैं तो हवन सामग्री ऐसी तैयार की जाती है जिसके अंदर जड़ी बूटियां डालते हैं जो कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद है। और ये जड़ी बूटियां जो कीटाणु हैं वातावरण के अंदर, जो विषाणु हैं जो नुकसानदायक हैं, उनको खत्म करती हैं इनके धुएं से। और जो अच्छे कीटाणु हैं, जो लाभप्रद जीवाणु हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसा हम लोग हवन के लिए आयुर्वेद में बताते हैं कि आपको वो हवन करना चाहिए। और जो हमने गाय के उत्पाद बताए, गाय को भी जो खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं उसके अंदर अश्वगंधा, तुलसा, हल्दी, ऐसी चीजें उसके अंदर दी जाती हैं जो कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद है। मतलब उसमें गौमाता का जो खाद्य पदार्थ है उसको भी तैयार करने के अंदर विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये कैंसर रोगियों के लिए अति आवश्यक हैं। अतुल जी, जैसे आप काफी वर्षों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं आयुर्वेद से, तो आपको क्या लगता है कितना इससे लोगों को आराम मिला है? देखिए, हमारे पास अब तक करीब 7-8 हजार पेशेंट आए हैं इसके। और इस बात की खुशी है कि कोई भी जो आयुर्वेद में इलाज कराता है पेशेंट निराश होकर नहीं गया। हम किसी को इस प्रकार की गारंटी नहीं देते हैं आयुर्वेद में
कि आप 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बात की हम गारंटी अवश्य देते हैं कि आपका जो जीवन है वो सुगम बन जाएगा और आपका जो समय है एक जिंदगी का वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए लोग आते हैं और खुश होकर जाते हैं। सबसे बड़ा ये है कि आयुर्वेद के अंदर इलाज सस्ता है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा अपने श्रोताओं से कि वो आयुर्वेद के अंदर इलाज करवाने से बिल्कुल ना डरें। एम्स आयुर्वेदा भी चल रहा है। सरकार का जो है आयुष मंत्रालय है वो इस बात को मानता है कि आयुर्वेद में कैंसर का कारगर इलाज है और इस पर काफी शोध भी चल रहा है। साथ में इसमें एक चीज और मैं जो जोड़ना चाहूंगा, हल्दी की जब हमने बात की, हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जो कैंसर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, कैंसर को रोकने के लिए भी और कैंसर रोगियों के लिए भी। उस हल्दी को आयुर्वेद ने एक रामबाण औषधि माना है। अतुल जी, कुछ बता सकते हैं कि कितने समय तक चलता होगा इसका इलाज? आयुर्वेद से कितना समय लगता है इलाज चलने में? ये तो देखिए रोगी की जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है, किसी स्थिति में रोगी है। हालांकि जो आयुर्वेद है वो स्टेज को नहीं मानता। जैसे एलोपैथी में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कहा जाता है। जब हम दवाइयां देते हैं आयुर्वेदाचार्य, तो उसमें शर्त ये होती है कि जो मरीज है वो दवाई ले सके और थोड़ा बहुत चल फिर सके, मतलब वो बेड पर ना हो, लास्ट स्टेज ना हो उसकी, अपना काम थोड़ा बहुत खुद कर ले, तो आयुर्वेद के अंदर इलाज कैंसर का हो जाता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा जख्म है, ज्यादा गहरा है, तो 4-6 महीने दवाई आपको लेनी पड़ सकती है, 1 साल लेनी पड़ सकती है, नहीं तो 2-3 महीने में भी इलाज हो जाता है। और आपको जो इसका नतीजा है 10-12-15 दिन के बाद आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, आयुर्वेद का कोई दुष्परिणाम नहीं है, क्योंकि जो मैं बार बार जिस चीज को बोल रहा हूं, अगर आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हवन करेंगे, पंचगव्य का सेवन करेंगे, नोट कीजिए, आवश्यकता पड़ने पर दवाइयों का सेवन करना, आयुर्वेदिक दवाइयों का, नहीं तो किसी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सकारात्मक इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। अतुल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कुछ और भी बताना चाहेंगे श्रोताओं को आखिर में? श्रोताओं को तो मैं अपील कर चुका हूं और मैंने यही कहा कि अपनी जीवन शैली को बदलिए, आयुर्वेद को अपनाएं और जो केमिकल युक्त भोजन है उसको छोड़ें, फास्ट फूड को आप छोड़ें, शरीर के लिए नुकसानदायक है उसको ना करें, साफ सफाई को अपनाएं और लोगों को इस बारे में जागरूक करें और प्रेरित करें कि किस प्रकार से आयुर्वेद से सही तरीके से इलाज हो सकता है गंभीर से गंभीर बीमारी का, इवन कैंसर जैसी बीमारी का भी है। अतुल सिंघल जी, आपने श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाक कान गले की समस्याएं और उनका उपचार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हितेश वर्मा से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता आदित्य कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आमतौर पे आपकी जो रोजमर्रा की ओपीडी होती है उसमें नाक कान और गले से संबंधित कौन से पेशेंट्स आपके पास आते हैं? कान के जो पेशेंट्स आते हैं वो सुनने की परेशानी के साथ और कान बहने की परेशानी के साथ ज्यादातर आते हैं, और जो नाक में है दिक्कत उसमें एलर्जी की प्रॉब्लम के साथ और नाक की हड्डी का टेढ़ापन होने के साथ और नाक में मांस बढ़ जाने के साथ आते हैं। और जो गले का है वो ज्यादातर मरीज जैसे गले में कोई खिचखिच है, कुछ अटक रहा है, इस तरह के सिम्टम के साथ, जिसकी वजह से खाने पीने में उनको दिक्कत है, उसकी समस्या के साथ मेनली हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है कि जो कान बहने की समस्या बच्चों में भी होती है, इवन कई बार बड़े होने तक वो पाई जाती है। इसके क्या कारण होते हैं और इस वजह से कई लोग को सुनाई देना कम हो जाता है, उनके कान में सुराख या छेद हो जाता है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्यों होता है, क्या कारण इसके होते हैं और किस तरह इसका बचाव हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कि ये होए ना, अगर हो जाए तो इलाज किस? जो कान हमारा बहता है वो कान के पर्दे में छेद होने की वजह से ज्यादातर बहता है। कान के रास्ते में इन्फेक्शन होने से भी ये बह सकता है, तो जो डॉक्टर है वो देख के डिसाइड कर सकता है कि क्या वजह है। जनरली जो हमारा कान के पर्दे में जो छेद होता है, या तो हमारे गले में इन्फेक्शन हो, किसी वजह से बार बार होता रहता है, जैसे लाइक छोटे बच्चों में एडेनोडाइटिस की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो खराटे मारते हैं या मुंह खोल के सोते हैं, उसकी वजह से जो कान और नाक का जो एक नली होती है जो उनसे जुड़ी होती है, उसे यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, जो वो बंद हो जाती है इन्फेक्शन से, उसकी वजह से कई बार कान के पर्दे में छेद होता है। कई बार चोट लगने की वजह से, जैसे कान पे जोर से चोट लगी है उसकी वजह से हो सकता है। कई बार वो शरीर में कहीं और इन्फेक्शन है तो खून के रास्ते के थ्रू वो कान में आ सकता है। तो अगर कान के पर्दे में छेद होता है तो ये कई बार बिना सिम्टम के भी, जैसे कोई दिक्कत नहीं होती, कई बार अचानक भी पता चलता है जब मरीज को किसी और वजह से देखा जाता है। अदरवाइज ये ज्यादातर सुनने की दिक्कत और बहने की वजह से होता है। तो इसमें कान दो तरह की बीमारी होती है कान में, एक तो जिसको
हम थोड़ी सेफ बीमारी बोलते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क नहीं होता। एक होती है जो अनसेफ बोलते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है। तो इन दोनों बीमारियों में अंतर डॉक्टर ही देख के बता सकता है। सिम्टम दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो जो अनसेफ वाली होती है उसमें इलाज प्राइमरली जैसे ऑपरेशन करना जरूरी होता है, और जो सेफ वाली होती है जैसे आपने बताया कि कई बार लोग बहुत लेट एज तक प्रेजेंट करते हैं, तो वो जनरली सेफ बीमारी होती है उनकी। तो ऐसी कंडीशन में कान के पर्दे में छेद होता है, तो जो कि बार बार एनवायरमेंटल इन्फेक्शन या गले के इन्फेक्शन से बनता रहता है। तो इस कंडीशन का इलाज यही होता है कि पहले कान को सुखाया जाए दवाइयों से, और फिर उसके बाद उस पर्दे को रिपेयर किया जाए, जिसको कि हम मिरिंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं। तो सर आपने 2 चीजें बताई कि इसेचियन ट्यूब का आपने नाम लिया कि वो बंद हो जाती है, तो उसके बंद होने के क्या कारण है, और गले के इन्फेक्शन से भी क्या कान का इन्फेक्शन होता है? एडिनोइड जो है हमारे एक नॉर्मल टिश्यू होता है, लेकिन अगर किसी इंसान को, बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये अपने आप रिग्रेस नहीं हो पाता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इनका साइज छोटा हो जाता है, लेकिन जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है उनमें वो बड़ा ही रहता है। तो उसकी वजह से वो यूस्टेशियन ट्यूब बंद हो जाती है, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है उसके आगे ये टिश्यू आ जाता है, जिससे वो अपना काम करना बंद कर देती है। तो इस रास्ते के थ्रू नाक से जो इन्फेक्शन है वो कान में जा सकता है। तो हाँ, बार बार जैसे अगर हम करेक्ट पोजीशन में फीडिंग नहीं कराते छोटे बच्चे को, जैसे अपराइट नहीं रखते हैं, जैसे बॉटल फीड होती है, बच्चा लेट के पी रहा है, तो उस कंडीशन में उनको फूड रिगर्जिटेशन होता है, जो गले से नाक में जा सकता है, और वहां से फिर वो इस नली को भी बंद कर सकता है इन्फेक्शन करके। और कई बार किसी को कोई डेवलपमेंटल इश्यू है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी नली कम काम करती है। एडल्ट में जैसे स्मोकिंग इसकी नली के खराब काम करने की एक वजह होती है, और जिनको बार बार एसिडिटी क्रिएट हो रही है तो एसिड रिफ्लक्स होके भी वो नली खराब हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन से कई सारे कारण होते हैं, जैसे नाक में कोई इन्फेक्शन लगातार रह रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, टॉन्सिलाइटिस की समस्या आमतौर पर बच्चों में काफी देखी जाती है। कई बार उनके गले से सफेद रंग के मवाद भी निकलता है, तो इसकी क्या वजह होती है टॉन्सिलाइटिस होने की, और किस प्रकार इसका इलाज किया जा सकता है? तो जैसे टॉन्सिलाइटिस के कई सारे कारण हो सकते हैं। एलर्जी, रिकरेंट इन्फेक्शन, जैसे बच्चों में हमने आजकल जैसे बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनमें गैस्ट्राइटिस बहुत होता है, तो गैस्ट्राइटिस की वजह से भी टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। और कई बार ये बिना किसी कारण के भी होता है, जिसमें कोई कारण नहीं मिलता है। तो जो टॉन्सिल होते हैं वो खाने के रास्ते में एक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, तो जब ये अपने साइज में बड़े होते हैं तो इससे खाने पीने में दिक्कत क्रिएट होती है। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से दर्द भी होता है गले में, तो इससे मरीज को बार बार जैसे खाने पीने में दिक्कत के साथ, जैसे छोटा बच्चा है तो खाने पीने में दिक्कत के साथ प्रेजेंट करेगा। बड़े होंगे तो मे भी कई बार वॉइस जैसे उनकी बदल जाती है, उस तरह के सिम्टम और खाने में दिक्कत के साथ प्रेजेंट करते हैं ये। डॉक्टर साहब, आमतौर पे स्लीप एपनिया की समस्या हाल फिलहाल में काफी सुनने को मिल रही है, तो ये क्या समस्या होती है और उसका कोई परमानेंट इलाज किया जा सकता है? ये जो स्लीप एपनिया है ये 2 तरह की होती है, एक तो सेंट्रल स्लीप एपनिया और एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ईएनटी में प्राइमरली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आता है। तो जो सांस का रास्ता हमारा काफी लंबा होता है, तो उसमें अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है तो उसकी वजह से खराटे बनते हैं। तो इसका अभी जो करंट एरा है उसमें मेन रीजन हमारी लाइफस्टाइल है। अगर हमारा अच्छी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते, हम ओवरवेट है, हमारा बीएमआई ज्यादा है, तो हमारा सांस का रास्ता छोटा रहता है। तो जब हम सोते हैं तो उस कंडीशन में मसल हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, तो उससे वो रास्ता और छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से खराटे बनते हैं और मरीज कई बार चमक के उठता है। और दिन में अगर रात को नींद अच्छी नहीं आती तो दिन में वो कहीं भी बैठता है उसको नींद आ जाती है। तो ये काफी रिस्की सिचुएशन होती है। अगर जैसे मरीज अगर ड्राइव कर रहा है और वो ड्राइव करते करते ही सो गया तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो ऐसे मरीजों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। मेनली अपना बॉडी वेट रिड्यूस करें, और जो फूड जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जैसे तला, ज्यादा स्पाइसी, पैक्ड फूड, उसको अवॉइड करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो इससे हम अपना बॉडी वेट रिड्यूस करेंगे तो उससे सिम्टम काफी ठीक हो जाएंगे। अगर किसी मरीज को कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, लाइक जैसे उसके एडिनॉइड बड़े हैं, टॉन्सिल बड़े हुए हैं, काफी हड्डी टेढ़ी है, तो उनको ऑपरेशन से ठीक किया जाता है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल बदलने से ठीक नहीं होती है। अगर उसका जैसे टॉन्सिलाइटिस और एडिनॉइड का कोई कारण है तो अगर उसको हम करेक्ट करते हैं तो ये साइज रिड्यूस हो जाता है, कई बार बेटर भी हो जाता है। पर जैसे हड्डियां हैं वो सीधी नहीं हो पाती, तो उसके लिए फिर ऑपरेशन बनता है। तो इनका दोनों तरह से इलाज होता है, मेनली लाइफस्टाइल एंड ऑपरेशन, और उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है आफ्टर ऑपरेशन। अगर हम लाइफस्टाइल मेंटेन रखेंगे तो हम आउटकम भी मेंटेन रहेंगे सर्जरी से। अगर हम फिर वेट गेन कर लेते हैं आफ्टर सर्जरी तो ये दोबारा से सिम्टम बन सकते हैं। साइनोसाइटिस की अगर बात करें तो साइनस की जो प्रॉब्लम्स हैं बड़ी आम समस्या हो गई है लोगों में। इसके पीछे क्या कारण होते हैं और क्या इसका कोई परमानेंट इलाज या क्योर है? इसमें जो मेन कारण है वो
एलर्जी होता है। अब एलर्जी कई बार घर के अंदर किसी वजह से होती है और कई बार घर के बाहर वाले एनवायरनमेंट की वजह से होती है। तो घर के अंदर जैसे हमारे बहुत पुराना जैसे डस्ट माइट्स होते हैं जो हमारे गद्दों में या अलमारियां जिनमें हमने सामान काफी टाइम से छेड़ा नहीं है या धूल मिट्टी पड़ी हुई है उन जगहों पाए जाते हैं। या हमारे घर में अगर ह्यूमिडिटी रह रही है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से फंगस ग्रो कर जाता है जिसकी वजह से घर के अंदर एलर्जी होती है। और घर के बाहर जैसे पोलन ग्रेन से एलर्जी है या एनवायरनमेंट में कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एलर्जी है, तो सिम्टम उसी तरह से क्रिएट होते हैं। तो इसमें भी लाइफस्टाइल का बड़ा रोल है। अर्ली एज में अगर हम बहुत ज्यादा हाइजीनिक प्रैक्टिस करते हैं तो उस कंडीशन में देखा गया है कि उन बच्चों को ज्यादा एलर्जी होती है एज कम्पेयर टू जिनकी हाइजीनिक प्रैक्टिस कम होती है, मतलब मॉडरेट लेवल पे होती है। दूसरा इसका फैमिली भी कॉज होता है, क्योंकि जब फादर मदर को होती है तो बच्चे में होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो जनरली फैमिलियल होगी या बच्चों में जब पैदा होंगे तब कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो तो कंजेनाइटल कहते हैं हम इसको। इसका इलाज एक तो प्रिवेंशन है, जिस चीज़ से आपको एलर्जी है आप उसे ढूंढिए, जिसके सामने जाने से आपको जुकाम, छींकें, नाक से पानी बनता है, आपको उस चीज़ से एलर्जी होगी, तो अगर आप उसे ढूंढ के उसे बच सकते हैं तो वो सबसे अच्छा इलाज है। दवाइयों से ये बीमारी जो है वो दब जाती है, लेकिन जब भी हम दोबारा एक्सपोज होंगे उस एलर्जन को तो दोबारा से सिम्टम बनेंगे। तो इसलिए दवाइयों से ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट आता है। और एक इम्यूनोथेरेपी भी इसका इलाज होता है, जिसमें अगर पता चले कि ये इस पर्टिकुलर फैक्टर से एलर्जी है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, ताकि जो जब भी एक्सपोज होंगे तो आपको उतने सिम्टम नहीं बनेंगे जितने बन सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, जैसे आपने बताया कि ठंड की वजह से भी लोगों के जो सिम्टम्स हैं साइनोसाइटिस के वो बढ़ते हैं, तो इसका क्या इलाज आप बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जो हमारा साइनोसाइटिस होते हैं उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक नॉन एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है जिसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक जैसे ठंडी जगह से टच करना, या आपने कोई अजीब सी स्मेल महसूस होती है जिसकी वजह से आपको छींके आती है, या आपको कुछ चीज ठीक नहीं लग रही, तो कई बार आपको जैसे बॉडी में जो चेंजेस क्रिएट होते हैं इन सबको देख के, तो उसकी वजह से कई बार एलर्जी बनती है। इसका इलाज सेम ही है, जैसे साइनोसाइटिस का इलाज है मेनली वही इलाज इसमें भी होता है। वही हमें जो मतलब एलर्जी से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं जैसे नेजल स्प्रेज होते हैं या दवाइयाँ होती हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स होती हैं, कभी नाक में मांस बढ़ गया तो डीकंजेशन दिए जा सकते हैं। तो इलाज इसका ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इसमें कारण अलग होते हैं। दोस्तों कई बार बच्चों में जन्मजात स्पीच या बोलने की उतनी दक्षता नहीं होती है, बोल नहीं पाते हैं या शब्द साफ नहीं आते हैं उनकी जबान से, और इसके अलावा सुनने की भी उनकी काफी समस्याएं होती हैं। तो इसका इलाज किस प्रकार आप लोग करते हैं? इसका सबसे पहले हम अगर कोई बच्चा इस समस्या के साथ लाया जाता है तो उसके सबसे पहले हम उसकी सुनाई की जांच करते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छा से सुनेगा तभी वो अच्छे से बोल पाएगा। तो अगर सुनाई का टेस्ट खराब आता है तो उसके इलाज हैं जैसे सुनाई का मशीन लगाना, या जिसका बहुत ज्यादा खराब है उसमें कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन भी होता है। और अगर सुनाई का टेस्ट ठीक आता है तो हम देखते हैं कि भाई इसमें जो बनावट है हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, जैसे जीभ हो गई, तालू हो गया और सांस का रास्ता हो गया, वो सब ठीक बने हुए हैं या उनमें कोई डिफेक्ट है। तो अगर इनमें कोई डिफेक्ट होता है तो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है कि उनको दोबारा रिपेयर किया जाए अगर कोई डिफेक्ट है। और नहीं है तो हम उनको बोलने की टेक्निक सिखाते हैं कि किस टेक्निक से वो बोलें ताकि उनको करेक्ट वे में बोल पाएं, और ये टेक्निक हम उनके फादर मदर को भी सिखाते हैं ताकि वो उसको फॉलो करें, जिससे कि उसके आउटकम अच्छे आए। सुधार की संभावना रहती है डॉक्टर साहब इसमें बच्चे की, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार लोगों को मतलब हियरिंग एड्स लगाने की जरूरत पड़ती है कुछ ना कुछ, तो ये कितने सक्सेसफुल होते हैं और इनकी क्या कब तक ये काम करते हैं और क्या इनकी लागत रहती है एक आम आदमी के लिहाज से अगर पूछें? अगर हियरिंग जैसे हमारी सुनाई की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसमें हम नॉर्मली डे टू डे कन्वर्सेशन में बात करते हैं, अगर वो फ्रीक्वेंसीज खराब हैं तो मरीज को हियरिंग एड दिया जाता है। हियरिंग एड काफी कारगर इलाज है। दो तरह के आते हैं, एक तो डिजिटल आता है, एक एनालॉग टाइप का आता है। तो डिजिटल जो होते हैं वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी तक काम कर पाते हैं, एनालॉग वाले थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो इनकी जो कॉस्ट का रेंज है अगर हम एनालॉग लें तो में भी 2-3 हजार या 5 हजार के आसपास आता है। पर डिजिटल हियरिंग एड काफी सारे एडवांटेज है, जैसे हम उसका कितना एम्पलीफिकेशन चाहिए, कितनी नॉइज चाहिए, वो सब हम मॉडिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम से। तो इसलिए वो कॉस्टली आते हैं। प्राइस है वो 10,000 से लेके में भी 30-40 हजार तक हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम कैंसर की बात करें, नाक कान गले का कैंसर, तो कई बार लोगों में ये जानने की उत्सुकता रहती है कि क्या गर्म खाना या गर्म पेय पदार्थ उनके लेने से, अगर अत्यधिक गर्म पेय पदार्थ लिए जाएं तो क्या उससे भी कैंसर गले का होने की संभावना रहती है?
ये मतलब अगर हम कुछ भी मतलब हमारी बॉडी की एक्सेप्टेंस लेवल से ज़्यादा है जो हमारी म्यूकोजा को इरिटेट कर सकता है, जैसे ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा गर्म खा रहे हैं, तो उससे फिर म्यूकोजा में चेंजेस बनते हैं। तो हाँ, रेयर पॉसिबिलिटी है कि हाँ इससे कैंसर बन सकता है। हमारा जो कंट्री है उसे मेनली जो कैंसर है वो स्मोकिंग और एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल के साथ बनता है। ये बहुत रेयर ही देखा गया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसी या गर्म खाता है और वो नॉन स्मोकर है, नॉन अल्कोहलिक है, तो उनमें ये कैंसर मिला है। तो कई बार लोगों की आवाज जो है, वॉइस में चेंजेस आ जाते हैं, होर्सनेस या खराब हो जाती है, पहले जैसी नहीं रहती है, तो ये भी किसी बीमारी की तरफ इशारा करता है। हाँ जी, इसमें दो तरह की वॉइस होती है, एक हम हॉर्सनेस बोलते हैं, एक मफल्ड वॉइस बोलते हैं। जो हॉर्सनेस होती है वो जहाँ हमारे बोलने के तार होते हैं, अगर उसमें कोई बीमारी बनी है जो उनको ठीक से हिलने नहीं दे रही, तो इसलिए वॉइस चेंज क्रिएट होता है। तो ये बीमारी इन्फेक्शन से भी हो सकती है, ये बीमारी कोई लंबी बीमारी है उससे भी हो सकती है, और ये बीमारी हमारे कैंसर की तरफ भी इशारा करती है। और जो मफल्ड वॉइस है वो जनरली जहाँ पे हमारे टॉन्सिल और हमारी टंग का पीछे वाला हिस्सा होता है, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो या कोई गांठ बन गई हो तो उसकी वजह से होती है। तो ये हाँ, ये हमें इन्फेक्शन की तरफ, अगर आपकी रिसेंट चेंज इन वॉइस है और जो परसिस्ट कर रही है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन से वॉइस, जैसे गैस्ट्राइटिस से भी वॉइस चेंज हो जाता है, लेकिन हम गैस्ट्राइटिस को अगर कंट्रोल करते हैं तो वॉइस कई बार रिकवर हो जाती है। तो अगर कोई किसी की परसिस्टेंट वॉइस चेंज रहता है तो हाँ, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसमें कोई और कारण भी हो सकता है। दोस्तों, अंत में हम नाक कान गला जो है उसको स्वस्थ रखने के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? एक तो हमें स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। हमें रेगुलर वॉक तो जो रिकमेंडेड है, जैसे हमारे 7-8 हज़ार स्टेप्स पर डे होने चाहिए ताकि हमारा बॉडी वेट मेंटेन रहे। खाना आप ठीक खाएं ताकि उससे गैस्ट्राइटिस और इस तरह की चीज़ें ना हो। एक अगर आपको जैसे कान में जैसे कई लोग तेल वेल डालते हैं तो वो तेल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे फंगस का इन्फेक्शन होता है, तो उससे सब्सिक्वेंटली कान के पर्दे में इन्फेक्शन होकर उसमें छेद भी हो सकता है या कान के रस्ते का इन्फेक्शन बन सकता है। तो हमें तेल कान में नहीं डालना चाहिए। और जो नाक के लिए है, जो उसमें मतलब हम ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें नाक से, क्योंकि कई बार उसमें नाक का मांस भी इस तरह छेड़छाड़ करने से फटता है, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। किसी को नेजल ड्राइनेस रहती है तो स्टीम लें, क्योंकि स्टीम से हम ड्राइनेस रिकवर कर सकते हैं, तो उससे आपकी ब्लीडिंग, नाक बंद होना, काफ़ी सारे सिम्टम आपके ठीक हो सकते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, अच्छा खाएं और हेल्दी एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने आज हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब समाप्त होती है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।